हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम बात करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स या जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में। तो बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित जीवों के लिए लगभग 30 से 40 एलिमेंट्स या पदार्थ ऐसे हैं जो उनके सही प्रकार से वृद्धि तथा उनके विकास के लिए आवश्यक है। दीज मटेरियल्स फ्लो फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट्स, और ये मटेरियल्स जो है ये एबायोटिक यानी अजैविक पदार्थों से या अजैविक कारकों से जैविक कारकों की ओर जो है वो फ्लो करते हैं, या उनकी जो फ्लो होने की प्रवृत्ति है वो इस प्रकार से रहती है। एंड बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट अगेन इन अ मोर और लेस साइक्लिक मैनर, और ये पुनः एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारकों के अंदर पुनः आ जाते हैं, और ये जो है इस प्रकार की प्रक्रिया एक अधिक या कम चक्रीय प्रकार के अंदर होती है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी चक्रीय प्रक्रम होता है। दिस इज़ नॉन एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साइकिल, और इसे जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या इसे कह सकते हैं अकार्बनिक कार्बनिक चक्र। द फ्लो ऑफ दीज एलिमेंट्स थ्रू द इकोसिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, और इन एलिमेंट्स का जो फ्लो है इकोसिस्टम के अंतर्गत ये चक्रीय प्रकार का होना चाहिए, विद मैटर बीइंग कॉन्स्टेंटली रीयूज्ड, और इसके साथ में ही ये जो पदार्थ है या मैटर है खनिज पदार्थ, ये सभी लगातार जो है पुनः उपयोग में लिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से खनिजों का जो है इसमें साइक्लिक मैनर के अंदर जो है फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंतर्गत। बिकॉज द फ्लो इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार के फ्लो के अंदर न केवल सजीव ही आते हैं बल्कि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रेणी आती है, और ये होते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट या अजैविक एनवायरनमेंट पर्यावरण के अंदर। दीज साइकिल्स आर कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और ये चक्र जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल और वाटर साइकिल, यानी पहला आता है जलीय चक्र। दूसरा आता है गैसियस साइकिल, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों के चक्रीय प्रक्रम को पढ़ेंगे। तीसरा आता है सेडिमेंट्री साइकिल, या जिन्हें अवसादी चक्र कहते हैं, जिसमें सल्फर और फास्फोरस आते हैं। तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलॉजिक और वाटर साइकिल यानी जलीय चक्र के बारे में। इंटरचेंज ऑफ वाटर बिटवीन एटमॉस्फेयर, लैंड एंड सी एंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज एक्म्प्लिश्ड थ्रू वाटर साइकिल। तो जल का जो अंतर परिवर्तन है या इनमें जो चेंज होता है, इंटरचेंज होता है, ये होता है इनके एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के मध्य, फिर आता है उनके लैंड और सी यानी कि स्थल तथा समुद्रों के मध्य इनमें वाटर का एक्सचेंज होता है, और इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में भी इनमें चेंज जो है इनके अंदर इंटरचेंज होता है, और ये होता है वाटर साइकिल के द्वारा या जलीय चक्र के द्वारा। वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल इन्वॉल्व्स इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड पर्सिपिटेशन। तो जलीय चक्र के अंतर्गत इसमें वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादलों का निर्माण होता है, और पर्सिपिटेशन यानी बारिश होती है। वाटर ऑफ एटमॉस्फेयर रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू पर्सिपिटेशन। तो जो पर्यावरण के अंदर जल उपस्थित होता है, पर्यावरणीय जल जो होता है आर्द्रता के रूप में, ये ज़मीन पर
या पृथ्वी की सतह पर बारिश के द्वारा जो है पहुंचता है। एंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट रीचेज द एटमॉस्फेयर थ्रू इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और जैसे ये जब ये पृथ्वी की सतह पर आ जाता है जल, और ये पुनः एटमॉस्फेयर या पर्यावरण के अंदर इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा या ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है पुनः एटमॉस्फेयर के अंदर भेजा जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर इवोपरेशन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट सप्लाइड बाय प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। तो जो जल उपलब्ध होता है इवोपरेशन के लिए, तो जितनी मात्रा उपलब्ध है इसमें वाष्पीकरण के लिए, ये होती है इसमें जो मात्रा इसमें उपस्थित है ये सप्लाई होती है प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन के द्वारा। जितनी मात्रा आती है यानी संघनन के द्वारा जो है जो आती है वो इवोपरेशन के लिए जो है वो उपलब्ध होती है। बिटवीन रेनफॉल इनपुट एंड इवोपरेशन आउटपुट देयर लाइज अ प्रिकेरियस वाटर बैलेंस। तो जल जो आता है रेनफॉल के रूप में जो इनपुट के रूप में आता है और इवोपरेशन के रूप में जो है आउटपुट होता है इसका, और इनके मध्य जो है एक वाटर बैलेंस या साम्य अवस्था जो है बनी रहती है। तो इनमें लगातार जो है इस प्रकार से रेनफॉल होती है और वापस इवोपरेशन से ये जल जो है एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो वाटर का इनपुट है वो क्लाउड्स के अंदर यानी कि बादलों के अंदर प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा जल जो है वो पृथ्वी की सतह पर आता है, और इसमें कुछ जो है पौधे जो है उपयोग में लेते हैं, सीधे ही इनकी पत्तियों पर गिरता है। ये जो जल आता है ये इनफिल्ट्रेशन होके नीचे जो है डीप सीपेज के अंदर जाता है, कुछ ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है, इनफिल्ट्रेशन के रूप में जाता है यानी मृदा के अंदर जो है वो उपस्थित रहता है। कुछ जल जो है वो सरफेस रन ऑफ के रूप में बहकर सीधे ही रिवर्स के अंदर चला जाता है, और रिवर्स के अंदर चल जाने के बाद में ये इंडस्ट्रियल यूज़ और दूसरे कामों के अंदर यूज़ में आते हैं। तो ये तो हो गया इसके अंदर सतह के ऊपर या पटरी के ऊपर वाटर का इनपुट। अब आउटपुट के रूप में मोस्टली होता है इवोपरेशन। तो सनलाइट की गर्मी के कारण इवोपरेशन होता है यानी वाष्पीकरण होता है जल का। सतह का जल जो है वाष्पीकृत होता है, रिवर का जल होता है, समुद्रों का जल होता है। तो ये सभी जल जो है वाष्पीकृत हो जाते हैं, और वाष्पीकृत होकर वापस इनमें कंडेंसेशन या संघनन की क्रिया जब होती है तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये चक्र जो है चलता रहता है, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल या वाटर साइकिल कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के चक्रों के बारे में, जिन्हें कहते हैं गैसीय चक्र। और गैसीय चक्र के अंदर सबसे पहले जो आता है चक्र वो है कार्बन साइकिल। कार्बन इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कार्बन उपस्थित होता है पर्यावरण के अंदर, ये सभी कार्बनिक यौगिकों का जो है एक आधारी जो है पदार्थ होता है। तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों के अंदर पाया जाता है। सिंस एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स इन द कंजप्शन एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बन मूव्स टू द इकोसिस्टम विद फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और उसका जो उपयोग होता है और फिर उसमें स्टोरेज भी होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट्स के रूप में। तो कार्बन जो है ये मूव करता है या गति करता है इकोसिस्टम के अंदर, और एक एनर्जी स्रोत के रूप में, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के रूप में जो है ये कार्बन जो है आगे से आगे इकोसिस्टम के अंदर फ्लो करता है या बहता रहता है। द सोर्स ऑफ नियरली ऑल कार्बन फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज CO2 विच इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। तो जो कार्बन का मुख्य स्रोत है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जैसे कि पौधों के लिए उपलब्ध है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है, और ये उपस्थित होती है मुक्त रूप में पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड डिजॉल्व स्टेट इन द वाटर ऑन अर्थ। और जल जो है, जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो वायु के अंदर CO2 मुक्त अवस्था में उपस्थित होती है और दूसरा जल के अंदर ये घुली हुई अवस्था के अंदर पाई जाती है। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स यूज CO2 थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी हरे पादप या उत्पादक जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म, और उसके बाद में ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स फैट्स एंड पॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स। तो उसके बाद में जटिल प्रकार के वसाएं और पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है पादपों के अंदर, विच आर यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स। और इनका जो उपयोग है वो जंतुओं के द्वारा किया जाता है। जब ये प्लांट्स को खाते हैं तो इनके अंदर ये जो फैट्स एंड पॉलीसेकेराइड होते हैं ये एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कि कार्निवोर्स जो है फीड ऑन हर्बीवोर्स। तो जितने भी मांस खाने वाले जंतु हैं जिन्हें हम मांसाहारी कहते हैं ये शाकाहारी जंतुओं के ऊपर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एंड द कार्बन कंपाउंड्स आर अगेन डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। और जैसे ही ये इन्हें खाते हैं तो कार्निवोर्स के शरीर में इन्हें पचा लिया जाता है और कार्बनिक यौगिक जो है जितने भी पुनः पाचन करके दूसरे प्रकार के फॉर्म्स या प्रारूपों के अंदर इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्बन जो है आगे से आगे इसमें इकोसिस्टम में चलता रहता है। कार्बन इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली एज CO2 इन रेस्पिरेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कार्बन जो है सीधे ही एटमॉस्फेयर या वातावरण के अंदर छोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और यह श्वसन की क्रिया के दौरान छोड़ा जाता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही जब श्वसन क्रिया करते हैं तब CO2 को छोड़ते हैं, लेकिन जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तब CO2 का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई अटैक द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जितने भी जीवाणु और फंगस है ये डेड रिमेन्स या मृत अवशेषों के ऊपर जो है आक्रमण करते हैं, और ये मृत अवशेष जो है पादप या जंतुओं के होते हैं। दे डिग्रेड द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई होते हैं ये जटिल प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को अपघटित करके सरल प्रकार के यौगिकों में बदल देते हैं, विच आर देन अवेलेबल फॉर अदर साइकिल। और ये जो डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया, तो डिग्रेड करने के बाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से सरल प्रकार के बन जाते हैं ये दूसरे प्रकार के चक्रों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इज इंक्लूडेड इनटू द अर्थ्स क्रस्ट एज कोल, गैस, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड कोरल रीफ। तो ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बनिक जो कार्बन है यह इंक्लूड होता है अर्थ के क्रस्ट में, उसी का एक पार्ट है। तो अर्थ के क्रस्ट में जो पाया जाता कार्बन है वो कोल के रूप में, गैस के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, लाइमस्टोन के रूप में तथा कोरल रीफ जो है समुद्रों में पाई जाती है। तो इसके रूप में जो है कार्बन जो है अर्थ के क्रस्ट का भाग बना रहता है।